हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेश फंडा में। हमने पिछले क्लास में बात किया था इरेक्शन मेथडोलॉजी के बारे में। वो पार्ट 1 था जिसमें हमने सीखा कि इरेक्शन मेथडोलॉजी के लिए क्या क्या चाहिए। आज हम सीखेंगे मेन फ्रेम इरेक्शन, मतलब इरेक्शन सीक्वेंस के बारे में। आज हम इरेक्शन सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे कि जब हम इरेक्शन करते हैं तो इरेक्शन करने के वक्त हमें जो मेंबर्स होते हैं उस मेंबर्स को किस मेंबर्स को पहले उठाना चाहिए, इरेक्ट करना चाहिए, किस मेंबर को बाद में इरेक्ट करना चाहिए, उसका एक सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे हम देखें, जमीन ग्राउंड से हम कोई भी चीज़ को उठाते हैं, ये ग्राउंड लेवल है। ये ग्राउंड लेवल पे हम को इरेक्ट करते हैं, खड़ा करते हैं, तो हमें इस ग्राउंड लेवल पर कुछ सिविल वर्क होता है। इसमें कुछ बोल्ट्स लगे होते हैं, स्टड बोल्ट्स लगे होते हैं, ये सिविल वर्क होता है, मान लेते हैं सब बोल्ट लगे होते हैं। तो हमें किस सीक्वेंस में मटेरियल को लिफ्ट करना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए। इरेक्शन मेथडोलॉजी का यही पर्पस है कि अगर आप एक सीक्वेंस में मटेरियल को इरेक्ट नहीं करेंगे तो आप मान लीजिए कि ये ग्राउंड पर है, तो ग्राउंड में पहले हम कॉलम नहीं इरेक्ट करके पहले हम छत लगाने लगे तो संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि हम ग्राउंड से लेकर इसको अप पर जाएंगे तभी हम सीक्वेंस में हम मटेरियल को लगा सकेंगे। तो इसी के लिए हमने इरेक्शन सीक्वेंस, अब हम बात कर रहे थे कि फैक्ट्री के शेड, जो बड़ा शेड होता है जिसमें हम लोग काम करते हैं, तो उस शेड के इरेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं, पहले पार्ट्स के बारे में जान लें। पार्ट्स, उसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं। मेन फ्रेम होता है। मेन फ्रेम में आ जाता है कॉलम आ जाएगा मेन फ्रेम में, बीम आ जाएगा, राफ्टर, फिर आपको सब फ्रेम में क्या आ जाएगा, मेन फ्रेम में कॉलम, बीम, राफ्टर आ गया। सब फ्रेम में हमें साइड वॉल, फिर रूफिंग हो गया, साइड वॉल, रूफिंग हो गया, जो कि हम लोग छत बनाते हैं, छत को फिनिश करते हैं। फ्रेम्स हो गया। तो ये हो गया आपका ये मेन पार्ट्स जो कि इरेक्शन। तो हमें इसी चीज़ को एक सीक्वेंस में इरेक्ट करना है। इसी को आज सीखेंगे कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए। तो इरेक्शन सीक्वेंस है। तो हमें पहले मेन फ्रेम का इरेक्शन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो बेस है वो लेवल है ग्राउंड लेवल। इस ग्राउंड लेवल पर पहले मेन फ्रेम का कॉलम जो है उस कॉलम को इरेक्ट करना चाहिए। ये कॉलम इरेक्ट करना चाहिए। अभी ये कॉलम इरेक्ट हो गया, यहाँ पे प्लेट है, मे भी अब मान लेते हैं कि और लंबा करना है तो इसके साथ एक कॉलम और रहेगा, ऐसा करके जितना हाइट का हमको ज़रूरत रहेगा उसको हम पहले ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड से हम कॉलम को इरेक्ट करेंगे। जितना भी हमारा कॉलम रहेगा उस कॉलम को हम इरेक्ट कर देंगे। ये कॉलम इरेक्ट हो गया। इसका जो भी एज पर इंजीनियरिंग जो रिक्वायरमेंट है वो सारा हम चेक करेंगे। देखिए क्या क्या चेक करना है इरेक्शन के लिए। इरेक्शन जब हम शुरू करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमको
दो स्टेप लेना होता है। पहला स्टेप क्या होता है, प्रिपरेटरी वर्क होता है। इस कॉलम को इरेक्ट करने से पहले हमें एक प्रिपरेटरी वर्क करना पड़ेगा, इस कॉलम को प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपेयर करने के बाद ही हम दूसरा स्टेप में उसको इरेक्शन करेंगे। तो हमारा कॉलम, मान लें कि हम जैसे कॉलम है, कॉलम को हम दो पार्ट में बोले कि इसको पहले प्रिपेयर करेंगे। कॉलम क्या है, हमारा कहीं ले पड़ा हुआ है, कॉलम कहीं पड़ा हुआ है। अब इसको उठाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो रिगर, क्रेन का कैपेसिटी क्या होना चाहिए उसको चेक करना है, इसका वेट कितना है, उस वेट के हिसाब से हम क्रेन की कैपेसिटी, क्रेन ये कितना हाइट है, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ जब ये खड़ा होगा तो ये लेंथ कितना है, उस लेंथ के हिसाब से हम चेक करेंगे कि क्रेन का बूम उस लेंथ तक हमारा, जैसे मान लीजिए एक क्रेन है, ये क्रेन है, इस क्रेन यहाँ से क्रेन हमारा लिफ्ट करेगा, ये बूम यहाँ से वायर हैंग करता है, यहाँ से हुक उड़ाता है। अब ये हुक के बाद हमारा ये क्रेन का हाइट ये कितना आएगा, तो वो आप देखेंगे ये लेवल है, ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है। तो ये ग्राउंड लेवल से हमारा इस बीम की हाइट कितनी है, ये हाइट h है। अब हम इसका बूम एक्सटेंड होकर ये हमारा डिस्टेंस, इसमें दो पैरामीटर है, a और ये h, ये टोटल h, ये कॉलम लेंथ और ये सीलिंग लेंथ, ये दोनों, इसके हिसाब से ये हमारा बूम L। तो L स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होगा। तो हमारा L क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। तो हमें ये डिस्टेंस कितना एडजस्ट करना चाहिए कि हमारा ये L जो है बूम, क्योंकि बूम हमारा फिक्स्ड है, बूम का लेंथ हमारा फिक्स्ड है, ये हमारा क्रेन इतना ही बूम तक एक्सटेंड हो सकता है मैक्सिमम। अब इसके हिसाब से इस पे कितना लोड लगेगा वो भी देखना है कि कितना लोड ये ले सकता है इस हाइट पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका क्रेन का प्लेसमेंट, क्रेन कितना दूर पे प्लेस करना है, हमारा क्रेन का बूम क्या है उसको देखना है, ये हाइट, ताकि ये हाइट हमारा कॉलम का हाइट इरेक्ट हो सके। तो ये सभी प्रिपरेटरी वर्क है कि क्रेन का प्लेसमेंट। अब दूसरा चीज कि हमारा ये कॉलम है, इस कॉलम पे हम सीलिंग जो है, ये हमारा सीलिंग लेंथ है, हम इस कॉलम पे सीलिंग को कहाँ बांधे ताकि हमारा ये इरेक्ट हो जाए प्रॉपरली, वो सीलिंग को बांधने का वर्क ये हमारा प्रिपरेटरी वर्क में है। अगर कॉलम में कहीं भी पेंट डैमेज हो गया या कुछ भी डैमेज है तो उसको हम प्रायर टू लिफ्टिंग हमको क्या करना, उसका पेंट टचअप करना है, ये हमारा प्रिपरेटरी वर्क है। हमारा कॉलम किस जगह प्लेस रहना चाहिए कि हमारा क्रेन जब स्विंग करे तो हमारा स्विंग लेफ्ट या राइट डायरेक्शन से हो, वो हमारा प्रॉपर पोजीशन पर आए, कॉलम पे आए, इस कॉलम पे आए, वो हमारा, उसके लिए कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है, उसको हमें देखना चाहिए और वो प्रेमिसेस क्लियर होना चाहिए। ये हमारा प्रिपरेटरी वर्क है बिफोर लिफ्टिंग द कॉलम। ठीक है, उसके बाद हम इसके बेस, जो हमारा कंक्रीट का बेस बना हुआ है जिस पर हम कॉलम को इरेक्ट करेंगे, उसका हम लेवल चेक कर लेते हैं कि ये लेवल हमारा प्रॉपर है कि नहीं। अगर लेवल नहीं रहेगा प्रॉपर तो क्या होगा कि कॉलम जब इरेक्ट होगा तो उसका एंगल झुक जाएगा, वो स्लाइड वर्टिकलिटी आउट हो जाएगा। तो उस चीज़ को भी हमको देखना पड़ेगा बिफोर इरेक्शन। तो ये हमारा प्रिपरेटरी वर्क है। इसके जो बेस का डायमेंशन है, इस बेस में होल है, मान लेते ये कॉलम है, इस जगह स्टड लगा हुआ है, ये 4 स्टड लगा हुआ है। ठीक है, और हमारा कॉलम के बेस का ये स्टड का डिस्टेंस A और ये B, ये A और B को क्रॉस वेरीफाई करना है कॉलम के होल से।
कि इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस और ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारा कॉलम में परफेक्टली बराबर है या नहीं, या फिर अगर थोड़ा बहुत कम है तो होल में जितना प्ले है उसको एडजस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर वो एडजस्ट नहीं करता तो हम लिफ्ट कर नहीं करना चाहिए, हमें लिफ्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लिफ्ट करके हम कॉलम तो ले जाएंगे लेकिन हमारा वो बोल्ट होल में एडजस्ट नहीं होगा, लगेगा नहीं, तो हमको फिर पुनः उसको नीचे गिराना पड़ेगा। तो इसलिए प्रिपरेटरी वर्क में हमें ये क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसको बहुत ही बारीकी से पहले इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए, फिर हमको कॉलम को उठाना चाहिए, लिफ्ट करना चाहिए। उसके आगे हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हमारा जो सीलिंग का कंडीशन क्या है। सीलिंग का कंडीशन परफेक्ट होना चाहिए, कहीं से भी एक भी कट हो तो उसे नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब ये सीलिंग है, यहां हुक लगा है, इसमें अगर एक नोच है, मान लीजिए कट है, एक नोच है, तो जब हमारा लोड ये कॉलम लिफ्ट किया, कॉलम का वेट mg, जो भी वेट है, मास इंटू ग्रेविटी, इसका टोटल लोड इस सीलिंग पर पड़ेगा। और जब ये सीलिंग पर पड़ेगा तो ये ट्रांसमिट होता है, लोड ट्रांसमिट होता है। जिससे लोड ट्रांसमिट होगा तो यहाँ से ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से ये रप्चर हो जाएगा और ब्रेक होकर ये कट जाएगा, सीलिंग यहाँ से कट, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाता है। जहाँ भी नोच है, नोच पर सारा लोड कंसंट्रेट हो जाता है और लोड जैसे ही कंस्टेंट होगा तो यहाँ से ये टीयर आउट हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीलिंग का कंडीशन चेक करना है, सीलिंग का कंडीशन परफेक्टली चेक करना है। एक तो ये हो गया कि इसमें नोज है कि नहीं, कहीं कट मार्क है कि नहीं। अगर कट है, या आप सीलिंग से उठा रहे हैं या बेल्ट से उठा रहे हैं, आप उसके कंडीशन को वेरीफाई करें, चेक करें। दूसरी चीज, ये कॉलम का लोड कितना है, इसका वेट कितना है, उस कैपेसिटी का ये सीलिंग है कि नहीं, उसको आप परफेक्टली चेक करें। अगर वो मैच नहीं कर रहा है, उससे ज्यादा दुगुना कैपेसिटी का सीलिंग आप ले सेफ साइड के लिए। अगर वो दुगुना कैपेसिटी का सीलिंग नहीं है तो फिर उसका कंडीशन परफेक्टली चेक कर ले। अब यहाँ से जो जॉइंट बना हुआ है इसका कंडीशन चेक करें, यहाँ जो लगेगा क्रेन के साथ उसका कंडीशन, हुक का कंडीशन चेक करें, उसका डी का कंडीशन चेक करें। ये रोप है, यहाँ से लगा हुआ है, तो इस चीज को चेक करें, इस चीज को चेक करें कि वो परफेक्टली लगा हुआ कि नहीं। अगर वो थोड़ा सा भी गड़बड़ रहेगा तो क्या होगा, वो टीयर आउट हो जाएगा और हमारा कॉलम गिर जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि क्रेन पलट जाएगा, आदमी इंज्योर हो सकता है। रिगर हमारा सर्टिफाई होना चाहिए जो कि जॉब को लिफ्ट कराता है। हमारा क्रेन ऑपरेटर परफेक्टली जानना चाहिए जॉब को कि कैसे हैंडल करना। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिपरेटरी वर्क हो गया। और उसमें ये भी बात है कि इस पर ग्रीस, डर्ट या ऑयल कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई भी फॉरेन मटेरियल्स इस पे नहीं होना चाहिए, उसको क्लीन कर देना चाहिए परफेक्टली और तब उसके बाद हमको लिफ्ट करना चाहिए। तो ये सारी हो गई हमारी प्रिपरेटरी वर्क। ये पहला हमारा प्रिपरेटरी वर्क हो गया कि हम मेन फ्रेम कॉलम को उठाने से पहले हमको क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। अब ये प्रिपरेटरी वर्क हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिफ्टिंग करेंगे। लिफ्टिंग करने के लिए हमको क्या करना है, लिफ्टिंग करने के लिए हम क्रेन के सिचुएशन को देखेंगे और उसको स्लोली मैनेवर करेंगे जब हम लिफ्ट कर लेंगे। ये प्रिपरेटरी वर्क हो गया। प्रिपरेटरी वर्क के बाद हम क्या करेंगे, इरेक्शन करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है, इरेक्शन। इरेक्शन किसका,
कॉलम, इरेक्शन ऑफ कॉलम, इरेक्शन ऑफ कॉलम करें। हमने क्या किया, मटेरियल को प्रिपेयर किया, मटेरियल को प्रिपेयर करने के बाद क्रेन से उसको लिफ्ट किया, लिफ्ट करने के बाद उसको हम स्लोली स्लोली स्विंग करेंगे, स्लोली स्लोली स्विंग करेंगे, और स्विंग करने के बाद हम उसे कंक्रीट स्लैब पे जहां पर हमको लिफ्ट करना है उस कंक्रीट स्लैब पर इसको परफेक्टली रखेंगे, और उसके बाद इस पे बोल्टिंग करेंगे, यहाँ पर बोल्टिंग करेंगे। बोल्टिंग करने के बाद हम तब तक इस क्रेन को टेंशन में रखेंगे। ये सीलिंग बंधा हुआ है, सीलिंग के बाद ये हमारा क्रेन का बूम है, ये हमारा क्रेन है। क्रेन का बूम, तब तक इस सीलिंग को लूज नहीं करेंगे जब तक हम इस कॉलम को पूरी परफेक्टली पूरी तरीके से बोल्ट को टाइट ना कर दें। बोल्ट को टाइट कर दें। बोल्ट को टाइट करने के बाद इसका हम चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे कि इसका वर्टिकलिटी चेक करेंगे। इसको बोल्ट को टाइट कर दे, फिर सीलिंग को आप लूज करें। सीलिंग को लूज करने के बाद हम इसका इरेक्शन, अभी तक सीलिंग को खोले नहीं, इसको लूज करें, फिर इसका वर्टिकलिटी चेक करें। एक प्लम इससे गिराएं और यहाँ से इसका डिस्टेंस मेजर करें, ये डिस्टेंस मेजर करें। या फिर आप ये स्पिरिट लेवल को यहाँ पर लगा के चेक करें कि आपका स्पिरिट लेवल वो परफेक्टली वर्टिकल है, ये दिखा रहा है कि नहीं। ये 3-4 जगह पोजीशन पर चेक करें तो ये कॉलम इरेक्ट हो जाएगा। फिर इस कॉलम को आप छोड़ें। फिर सीक्वेंस में आप दूसरा कॉलम उठाएं, इसके अपोजिट, ठीक है, इसके सामने, इसके अपोजिट। इस तरीके से आप कॉलम को इरेक्शन करें। यहाँ पर इस बेस पर स्पिरिट लेवल डाल के देखें कि ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है नहीं, और इस कॉलम को परफेक्टली वर्टिकल है कि नहीं, ये आप चेक करें। इसका बोल्ट का जितना भी टॉर्क है उस बोल्ट का टॉर्क के हिसाब से इसको टॉर्क कर दें ताकि ये हिले नहीं, ये लोड परफेक्ट ले ले। तो ये हो गया आपको कॉलम का इरेक्शन का तरीका कि आप कॉलम को इरेक्ट कैसे करें। इससे पहले आप ये उठाने से पहले आप इसका लेवल परफेक्टली चेक कर चुके होंगे, जो प्रिपरेटरी वर्क में ही हम बताया कि उस समय प्रिपरेटरी वर्क के ही दौरान इसका लेवल वो परफेक्टली चेक कर लें। अगर आप इरेक्शन के दौरान ये वर्टिकलिटी नहीं मिलता है तो उसके दौरान यहाँ पर पतला सीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पतला सीम डालकर आप इसके लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, इसके वर्टिकलिटी को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन वो सीम इसमें इनसाइड पूरी फुली सरफेस पर इंटीग्रेटेड होना चाहिए ताकि ये लोड फिर से अनबैलेंस्ड ना हो। बेटर होगा कि ये सीम कम इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा और ये इरेक्शन परफेक्ट होगा। तो ये हमारा हो गया कॉलम इरेक्शन का तरीका। कॉलम इरेक्शन करने के बाद हम राफ्टर इरेक्शन की बात करते हैं। राफ्टर इरेक्शन में क्या करेंगे कि हम राफ्टर इरेक्शन की बात करेंगे तो ये जो पोर्शन है उस पोर्शन को हम नीचे में ही असेंबल कर दें, नीचे में असेंबल कर दें। और नीचे में असेंबल करने के बाद इसमें जितना भी नट बोल्ट है, इसमें भी हम प्रिपरेटरी वर्क पहले करेंगे। राफ्टर इरेक्शन के लिए भी पहले प्रिपरेटरी वर्क करेंगे। प्रिपरेटरी वर्क में जो भी इसका जो हम टॉप साइड में असेंबली करना है वो पोर्शंस को हम यहाँ पर डाउन साइड में ही असेंबली कर दें। डाउन साइड में ही असेंबली करके उसमें हम नट बोल्ट्स जितना भी है उसको प्रॉपर टॉर्क से हम टाइट कर दें। प्रॉपर टॉर्क से टाइट करने के बाद हम इस चीज़ को फिर से सीलिंग में बांधें। सीलिंग में बांधने के लिए हमको हमेशा, अगर कोई चौड़ा चीज़ है तो सीलिंग जब बांधेंगे तो हमें 3 कॉन्टैक्ट पॉइंट हमारा होना चाहिए। 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट का होना चाहिए। इस 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स में ही बांधना चाहिए।
बेटर रहेगा, और नहीं तो 4 मैक्सिमम 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो इसको हम उठाएंगे और उसको फिर से पोजीशन पर डालेंगे, पोजीशन पर डालकर और हम उसे प्रॉपर तरीके से उसका नट बोल्ट को हम टाइट करेंगे। टॉर्क जितना नट बोल्ट का टॉर्क है उसको हम अच्छे से टाइट करेंगे और तभी जाकर हम छोड़ेंगे उसे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके प्रिपरेटरी वर्क में भी हम सिमिलर, जैसे हम कॉलम का चेक करते हैं उसी तरह से इसका पेंट कंडीशन, कहीं पे भी पेंट डैमेज है या नहीं है उसको हम चेक करेंगे। इसका ऑल पार्ट्स जो है उसको पहले नीचे ही असेंबल कर लेंगे, उसको परफेक्टली टॉर्क चेक कर लेंगे। इसका जो मेटिंग होल्स है, मेटिंग होल्स का डीबरिंग कर लेंगे, अगर कहीं बार है तो मेटिंग होल्स में जो है उसका डायमेंशन परफेक्टली चेक कर लेंगे पहले ही, ताकि वो मेटिंग पार्ट जो कॉलम के पार्ट से मैट करे, उसका जो होल है वो परफेक्टली मैच हो रहा है कि नहीं। इसका जो नट बोल्ट्स है, नट बोल्ट्स जो भी एसेसरीज है उसको हम परफेक्टली चेक करेंगे अवेलेबल है कि नहीं, नियर बाय अवेलेबल होना चाहिए। और वो जैसे ही हम उसमें डालें इमीडिएट डालकर वहाँ नट बोल्ट को पहले टाइट करें, फिर उसके बाद ही आप क्रेन के जो लोड है उसको लूज करें। अदरवाइज सीलिंग का लोड अगर लूज करेंगे और ये परफेक्टली उस पर प्लेस नहीं है, ये क्या करेगा, गिर जाएगा। गिर जाने के बाद ये हमारे लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो ये हो गया हमारा राफ्टर का इरेक्शन। राफ्टर का इरेक्शन के बाद हम एक फ्रेम बन गया, इस फ्रेम को बनने के बाद हम एक इंस्पेक्शन कॉल दे देंगे। हमारा क्या हो गया, फ्रेम बन जाएगा। फ्रेम के बाद हम एक इंस्पेक्शन कॉल देंगे। इंस्पेक्शन कॉल देने के बाद हम क्या करेंगे, उसका ब्रेस्ट बे इरेक्शन करेंगे। जो भी ब्रेसिंग है उस नेसेसरी ब्रेसिंग का इरेक्शन करेंगे। हमारा साइड वॉल्स, ब्रेसिंग्स, इन सभी चीज़ों का सिमिलर तरीके से 1 बाय 1 मैनुअली हम उठाकर उसे इरेक्ट करेंगे। उसका कंडीशन प्रिपरेटरी वर्क में सेम जैसा मैंने बताया कि उसका कंडीशंस चेक करेंगे, पेंट कंडीशंस चेक करेंगे, कहीं डैमेज तो नहीं है वो चेक करेंगे, ऑयल ग्रीस तो नहीं है वो चेक करेंगे, मेटिंग होल्स को चेक करेंगे, उसका नट बोल्ट्स अवेलेबल है कि नहीं, वो सारा चेक करने के बाद ही कोई भी चीज़ को हम उठाएंगे। और दूसरी बात कि हमारा उस समय जब एस्केप फोल्डिंग है कि नहीं, जब हम मेन फ्रेम रेडी हो जाता है, मेन फ्रेम रेडी हो जाने के बाद उसको हम इंस्पेक्शन कॉल दे देते हैं। इंस्पेक्शन कॉल कराने के बाद हम क्या करेंगे, उसके एसेसरीज को इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। उसका हम क्या करेंगे, सीटिंग। सीटिंग का मतलब क्या हो गया कि हमारा मेन फ्रेम जैसे कॉलम हो गया, साइड कॉलम्स सारे हो गए, फिर राफ्टर हो गए, राफ्टर के बाद हमारा टॉप साइड का छत का फ्रेम बन गया। जब पूरा फ्रेम रेडी हो जाता है, उस फ्रेम को रेडी होने के बाद हम इंस्पेक्शन कॉल देकर इंस्पेक्शन करा लेते हैं। इंस्पेक्शन जब फ्रेम का क्लियर हो जाता है तब हम सीटिंग स्टार्ट करते हैं, यानी कि रूफ का इरेक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं, सीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सीटिंग स्टार्ट करने के लिए जैसे ये हमारा सीट, ये हमारा फ्रेम, ये हमारा कॉलम हो गया, ये हमारा कॉलम, है, कॉलम पर ये साइड फ्रेम है, राफ्टर और साइड फ्रेम। तो हम क्या करेंगे, इसमें ए, बी और सी, ये हम सीटिंग जब स्टार्ट करेंगे तो ए, बी और सी ये 3 पोर्शन हमारा रहेगा। तो हम क्या करेंगे,
सीटिंग स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर वायर नेट लगा देंगे, नेट, क्योंकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको प्रिपेयर करना होगा। सीटिंग करने के लिए हमारा जो मैन आदमी रहेगा वो मैनुअली इस पे चढ़ेगा, इस पे जो ब्रश रहेगा उस ब्रशिंग पे ये बैठ के चाहे हैंड टॉर्क से वो सीट को फिट करे, टॉर्किंग करके नट को फिट करे, सीट को लगाए और उसमें फिट करे। तो उसके लिए हमको इस ब्रश पर मैन को बैठाना पड़ेगा, वो मैनुअली करेगा। तो मैनुअली करने के लिए हमको सबसे पहले क्या देखना चाहिए, उसका सेफ्टी देखना चाहिए कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा वो वर्किंग प्लेस सेफ है या नहीं। सेफ नहीं रहेगा तो हमें मैन पावर को ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये हाइट बहुत ज़्यादा होता है और ये हाइट होने के चलते ये अगर फॉल करेगा तो आदमी में, इसके लिए इसके हम डाउन साइड में नेट लगा देते हैं। नेट लगा देते हैं कि कोई भी चीज़ अगर फॉल करे तो इस नेट में वो इंगेज हो जाए और हमारे फ्लोर पर नहीं गिरे, तो इससे क्या है, सुरक्षित। दूसरा एक लाइफ लाइन होता है, लाइफ लाइन चारों तरफ हम उसको लगा देते हैं। जब भी आदमी को सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सारे चीज़ चेक करने के बाद हम देखते हैं कि इसका सीक्वेंस कैसा होना चाहिए। जब हमारा पर्लिन, जब हमारा शीट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद हमें उसे कैसे लगाना चाहिए, तो सीक्वेंस हमको फॉलो करना चाहिए। ए, उसके बाद सी। सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ए सी एंड देन बी, ए सी एंड बी। ए पोजीशन को सीट को लगा देना चाहिए, फिर सी पोजीशन के सीट को लगाना चाहिए, फिर इन बिटवीन बी पोजीशन के सीट को लगाना चाहिए। तो ये सीट को लगाने का सीक्वेंस ऐसे फॉलो करते हैं। अब हम सीट को ऊपर जो पहुंचाते हैं उसमें दो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं। एक मैनुअली में क्या करता है कि सीट वन बाय वन सीट को आदमी ऊपर थ्रू मैनुअली बाय रोप उसको ऊपर लेते हैं और वो उसको स्प्रेड करके लगाते हैं। तो मैनुअली थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है, इसमें सेफ्टी हैजार्डस पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, लोग बैलेंस खो देता है। इसके लिए हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं बाय मशीन में क्रेन का हम इस्तेमाल करते हैं। क्रेन के इस्तेमाल से हम सीट को टॉप पोजीशन में पहुंचाने में हमको बहुत ही आसानी होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 10 सीट को हम एक साथ, 10 सीट को मिनिमम 10 सीट एक साथ हम पाइल अप करते हैं और उसे पाइल अप करके हम उठाते हैं। तो सीट को हम कैसे उठाते हैं उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है मैं उसको लिखता हूँ। बाय मशीन से अगर हैंडलिंग हम करते हैं सीट, तो पहले तो एक क्रेन चाहिए, क्रेन की ज़रूरत हुई। दूसरा स्प्रेडर बीम, तीसरा सीलिंग, चौथा जो कि वायर रोप कहिए, वायर रोप। चौथा हो गया नॉर्मल रोप, इसको फ्लेक्सिबल रोप भी कह सकते हैं, फ्लेक्सिबल रोप, नॉर्मल रोप या फ्लेक्सिबल रोप भी कह सकते हैं। पांचवा मिनिमम number of seat, minimum number of seat 10 होना चाहिए। अब सीट की लंबाई जो है, लंबाई और चौड़ाई पर भी ये डिपेंड करता है। सीट लेस देन 25 मीटर हो और सीट ग्रेटर देन 25 मीटर लेस देन इक्वल टू
तो इस केस में 2 कंडीशन हो जाता है। तो इतना हमारा चीज़ की ज़रूरत पड़ता है सीट को उठाने के लिए। तब हम सीट को कैसे उठाते हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये सीलिंग क्रेन हो गया, क्रेन का हुक हो गया। यहाँ से हम सीलिंग लेते हैं। ये हमारा 4 सीलिंग है और ये हमारा स्प्रेडर बीम है। ये हमारा क्या है? स्प्रेडर बीम। स्प्रेडर बीम से हम 8 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स ये हमारा सीट हो गया। सीट का हमको 10 कॉइल सीट का, ये अगर हमारा लेस देन 25 मीटर सीट का लेंथ होता है, लेंथ जो है ये लेस देन 25 मीटर है, इक्वल और लेस देन, तो हम इसको 8 पॉइंट में हम बांधते हैं। ये 8 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं। 8 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स बनाने पे क्या होता है कि हमारा होल्डिंग जो है प्रॉपर होता है। होल्डिंग प्रॉपर होने से हमारा ये सैगिंग कम होता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्रेन्स है, यहाँ क्रेन से ये लोड यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये क्रेन्स में लोड जो होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये स्ट्रिंग पे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ का लोड, ये डिस्टेंस जो हो गया वो कम, ये हमारा प्लेसमेंट हो गया। इस तरीके से हम लोड डिस्ट्रीब्यूट, ये जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस मिनिमम 4 मीटर का होता है। इसके बीच में हमें 4 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना है। 4 मीटर के डिस्टेंस पे हम इसको बांधते हैं। जब हमारा लेस देन 25 मीटर होता है लेंथ, तो हमको 1 क्रेन का आवश्यकता होता है। एक सिंगल क्रेन से हम इसको लिफ्ट कर लेते हैं इस पोजीशन में, जब हमारा ये लेस देन 25 मीटर होता है। तो ये पोजीशन जब होता है तो ये पोजीशन में बंध जाता है। अब जब हम अगर मान लेते हैं कि 2 ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहते हैं, तो ये 25 मीटर का लेंथ है, तो ये क्या होता, बहुत ज़्यादा सैग कर जाता। अब इस केस में इसका सैगिंग बहुत कम होता है। जब कोई भी सीट लंबा हो और 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो, तो ये क्या करेगा, जब लोड पड़ेगा तो ये ऐसे सैग कर जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सीट बेंड हो जाएगा। सीट बेंड हो जाएगा तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा, हमारा सीट डैमेज हो जाएगा। तो इसी के लिए हम ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा रखते हैं। मिनिमम 4 मीटर की डिस्टेंस पर हम पॉइंट कांटेक्ट करते हैं, जिससे ये सैगिंग इसका बहुत कम होता है, बहुत मिनिमम सैगिंग होता है, जिससे हमको मटेरियल को लिफ्ट करने में आसानी होती है और मटेरियल को लिफ्ट करके हम रूफ पे पहुंचा देते हैं और वहाँ फिर उसको सेग्रीगेट करके अलग अलग करके मैनुअली बाय स्क्रू से टाइट किया जाता है। वो टॉर्क, हैंड टॉर्क स्क्रू रहता है, जिससे हम उसको टाइट कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से हम रूफ का जो है सीट लगाते हैं, उसको आसानी से हम रूफिंग करते हैं। एक केस हमने बात की लेस देन 25 मीटर। जब ग्रेटर देन 25 मीटर हो तो हमें 2 क्रेन की आवश्यकता होती है। उस केस में हम क्रेन को सीट को इसी तरीके से 2 अरेंजमेंट करते हैं और हमें उस समय 2 क्रेन मिलकर इसको लोड को लेता है। उसी तरह से स्प्रेडर बीम सिमिलर लगाते हैं। इस तरह से इधर
एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से, लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड, एक लेफ्ट साइड से दूसरा राइट साइड से सिमिलर इसी को बांधते हैं। जब बड़ा हो गया तो हम इसी डिस्टेंस के स्पेसिंग में हम फिर इसको होल्ड करते हैं और इसको दोनों साइड से हम उठाते हैं ताकि ये हमारा सीट बेंड ना हो, ये सीट हमारा बेंड ना हो। तो इस तरीके से हम प्रॉपर हैंडलिंग करके सीट को ऊपर ले जाते हैं और फिर ये 10 नंबर सीट रहता है, एक दूसरे पर पाइलअप रहता है, एक दूसरे पर पाइलअप कितना रहता है 10 नंबर सीट। फिर 10 नंबर सीट को एक जगह रख देते हैं, वहां से मैनुअली 1 बाय 1 सीट को निकाल करके फिट किया जाता है। तो ये हो गया सीट के हैंडलिंग के बारे में कि कैसे हम सीट को प्रॉपर तरीके से हैंडल करें ताकि हमारा सीट डैमेज ना हो और वो प्रॉपर तरीके से लग जाए। अब जब हम वॉल पे फिटिंग करेंगे तो वॉल पे कैसे फिटिंग करेंगे उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये हो गया रूफ का फिटिंग। रूफ में हम सीट कैसे लेकर करें। जब हम वॉल पर फिट करते हैं तो वॉल में साइड से लेंथ होता है, तो 1 बाय 1 मैनुअली भी उसको हम हैंडल करते हैं। एक हम यहाँ रिंग लगाते हैं, यहाँ पर सीट है, इस सीट को हैंडल करना है। तो इस सीट को हैंडल करने के लिए एक हम अरेंजमेंट लगाते हैं, यहाँ होल्ड करते हैं और एक ऐसा कुछ हुक डिजाइन करते हैं, इस तरीके का हुक। इस हुक को डिजाइन करके हम इसे लगाकर इस रोप से कनेक्ट करते हैं और ये हुक से उसको खींच करके साइड वॉल में लगा देते हैं। ये मैनुअल तरीके से हो जाता है। दूसरा, जब हम क्रेन से लिफ्ट करेंगे तो इसमें 2 पॉइंट पर हम इसको इंगेज करेंगे। 2 पॉइंट पर इंगेज करके हम इसको क्रेन के माध्यम से लिफ्ट करके उसको साइड वॉल में चिपकाएंगे और फिर वहाँ पर हम इसको स्क्रू करेंगे, इसको स्क्रू कर देते हैं, स्क्रू कर देते हैं तो जिससे हमारा ये फिक्स हो जाता है। तो इस तरह से साइड 1 बाय 1 करके हम पूरे वॉल में इसको फिक्स कर देते हैं और ये अच्छी तरीके से लग जाता है। तो ये हो गया साइड वॉल का। लेकिन हमें सेफ्टी का ध्यान हमेशा ही रखना चाहिए। हमें किसी भी मटेरियल को उठाने से पहले उसके सेफ्टी के सारे पैरामीटर को चेक करना चाहिए, परमिट लेना चाहिए, फिर उसके बाद। तो आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। तो आपको हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर एक टेक्निकल वीडियो आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।